हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है ना हमारे यूट्यूब चैनल में। कल के लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ बीम, जिसमें अंडर रेनफोर्स बीम, बैलेंस सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, इन सब के बारे में हमने देखा था। अब विधिवत उनके बारे में समझा भी था। आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन भी भेजे गए थे, कुछ लोगों ने लगाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगाए हैं। जो लगाए हैं वो तो अच्छा ही है, भले ही वो एक आध क्वेश्चन गलत किए हैं, लेकिन लगा के जिन्होंने लगाने का प्रयास किया है वही कुछ करने का भी प्रयास करेंगे। बाकी जिन्होंने ये सोच कर बैठ गया कि कल लगाएंगे परसों, वो कभी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। कल भी यही सोचोगे कल लगाएंगे, कल भी यही सोचोगे कल लगाएंगे। तो जो प्रयास किए हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो जरूरी है प्रयास करना। चाहे आप एक ही क्वेश्चन करते, चाहे दो ही क्वेश्चन करते, अरे कुछ नहीं आ रहा है, गलत ही करके हमारे पास भेज देते। कम से कम देखते तो कि हाँ इन्होंने प्रयास किया है। गलत आप करते तो उसको हम सुधारते। ठीक है, लेकिन आपने किया नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो किए हैं और जो नहीं किए हैं वो तो और अच्छी बात है, हम आगे आज देखेंगे। ठीक है, अभी भी हम कह रहे हैं जिसको डाउट्स है वो अपना क्लियर कर सकता है, मैसेज कर दो भाई जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, हम वहाँ पर बता देंगे। लेकिन अब ये कह रहे हो कि हम प्रयास ही नहीं करेंगे और बताया जाए, तो ऐसा नहीं है। पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हमारे पास भेजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउट्स है तो उसको आप पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, तो प्रयास पहले कीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, लीवर आर्म। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? लीवर आर्म, लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तोलक भुजा। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर हमने एक बीम सेक्शन का बनाया, कुछ यहाँ पर इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर हमने बना दिया। यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था, कुछ सरिया यहाँ पर हमने डाल दिया है। ठीक है, ये हमारा जो होता है कंप्रेशन जोन होता है, और ये हमारा जो होता है क्या होता है? टेंसाइल जोन होता है, जब बेंड होता है तो। अब इसी को हमने क्या किया कि जब इसको हमने स्ट्रेस डायग्राम में कन्वर्ट किया तो हम क्या देखते हैं, ये इसके सेंटर पर रहेगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि ये कुछ हमारा इस प्रकार से बनने का, ठीक है, प्रयास करता है। यहाँ पर हमने देखा है कुछ ये इस प्रकार से बन रहा है। ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये आप देखे होंगे पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखें तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फिर एक बार हम देखेंगे। इसको एक टेंसाइल फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इसको हमने बोला Ft, और एक कंप्रेशन फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या? Fc। तो बात ये आती है कि क्या ये फोर्स एक्सट्रीम फाइबर पर लगेगा? तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर पर वहां पर स्ट्रेस की बात करते हैं। एक्सट्रीम फाइबर किसकी बात करते हैं? स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, जबकि जो फोर्स कार्य करेगा, देखो ये पूरे में भरा है कंक्रीट, पूरे में क्या भरा है? यहाँ पर कंक्रीट भरा है। तो हम कहेंगे कि जब कंक्रीट भरा है तो कंक्रीट द्वारा जो स्ट्रेस बना रहा है वह एक त्रिभुजाकार बना रहा है। अब इस त्रिभुजाकार बनने के कारण हम कहेंगे जो भी लोअर इस पर फोर्स कार्य करेगा वो इसके सेंट्रॉइड पर कार्य करेगा। कहाँ पर कार्य करेगा? ये इसके सेंट्रॉइड पर कार्य करेगा। ठीक है, और जब सेंट्रॉइड पर कार्य कर रहा है तो हम अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, जो डेप्थ होता है या डिस्टेंस होती है उसको हम बोल देते हैं क्या? एक्स। क्लियर हुआ? अर्थात एक्स ही कहते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कहा था कि जब बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं कि एक्स ए और एक्स सी दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात डेप्थ ऑफ, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों का आपस में बराबर होता है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर वास्तव में अगर देखना चाहें तो कहेंगे एक्स सी ही लिखा जाता है, या इसको हम एक्स बैलेंस लिख सकते हैं। क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बैलेंस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बैलेंस। अर्थात बैलेंस सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हो? अब वो ये त्रिभुजाकार है तो जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस पर होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा? तो हम कहेंगे x/3। कितनी दूर पर होगा? ये x/3 दूरी पर होगा। क्लियर हो? अब बात ये आती है कि लीवर आर्म क्या होगा? तो हम कहेंगे कि वह बिंदु जहां पर कंप्रेशन फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वह पॉइंट जहां पर
कंप्रेशन फोर्स कार्य कर रहे हैं और टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहे हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, लीवर आर्म। बताइए क्लियर है यहाँ से? ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, कौन कौन सा भाई, टेंसाइल और कंप्रेशन। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस आर नोन एज, या हम कहेंगे इज नोन एज लीवर आर्म। बोथ फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स होगा, एक होगा कंप्रेशन फोर्स और दूसरा क्या होगा, टेंसाइल फोर्स। अर्थात इन्हीं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या, लीवर आर्म। और इसको हम दर्शाते किससे हैं, जेड से, स्मॉल जेड से। क्लियर बना से? अब देखो बात याद है कि इस जेड का मान क्या होगा, इस जेड का मान क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर इसके सेंट्रॉइड तक, इसके सेंट्रॉइड तक जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डेप्थ होगा वो भी हमारा क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ। अब इसी इफेक्टिव डेप्थ में से x/3 को हम घटा देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा z = क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, d - x/3। बता सकते हो? अब देखो कभी कभी ऑप्शन में आपके कैसे रहता है घुमा के, हाँ ये हमारा क्या है, लीवर आर्म, ये हमारा क्या है यहाँ पर, लीवर आर्म। अर्थात हम कहेंगे कि कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स, ठीक है, के बीच की जो लंबवत दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म। दूसरा आपको हम कैसे कह सकते हो, वह बिंदु जहां पर टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स कार्य कर रहे हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगा, ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, लीवर आर्म। बता रहे, क्लियर हुआ आंसर? ठीक है, अब देखो d - x/3, अब इसको हम और थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। ठीक है, d - x = क्या होता है, k × d अपान में कितना होता है, 3। यहाँ से हम देख सकते हैं d को हम कॉमन ले सकते हैं। अब z = d को हमने बाहर ले लिया 1 - k/3 और z = हमने लिख दिया इसको j × d। बता रहे, क्लियर हुआ? j को कहीं पर jc भी लिखा रहता है, j को हम कहीं पर jc भी लिख देते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये j है क्या, ये j है क्या, तो j = हम कहेंगे कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, जिसका मान 1 - k/3 होता है। बता रहे, ठीक है, तो ये हमारा j का मान हो गया कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा कि j का मान होगा क्या। ठीक है, अगर हम j की बात करेंगे या jc की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 होता है, कौन कौन होता है। अच्छा, बात ये आती है कि j का मान डिपेंड किस पे करेगा, j का मान डिपेंड किस पे करेगा, तो हम कहेंगे d तो किसी भी धन के सीमित रख सकते हैं, x का मान वेरिएबल हो सकता है। कैसे भाई, जब स्टील में हमने क्या किया, स्टील का ग्रेड चेंज कर दिया या परसेंटेज ऑफ स्टील चेंज कर दिया तो भी x का मान चेंज हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील पे कैसे चेंज होगा अभी हम आगे इसको डेरिवेट करेंगे। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर स्टील की क्वालिटी चेंज कर दिया, हमें ग्रेड अगर चेंज कर दिया जाए तो वहाँ पर हम कहेंगे कि z का मान चेंज होगा। ठीक है, d कांस्टेंट है अर्थात j का मान चेंज होगा। j का सीधा मान डिपेंड करेगा k पर और k का जो सीधा मान डिपेंड करता है किस पर करता है, स्टील के ग्रेड पर। तो वही चीज हमारा यहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो एक होगा Fe 250 और एक होगा आपका Fe 415, दूसरा हमारा होगा Fe 500। ठीक है, अगर इसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसके लिए जो होगा 0.866, क्लियर हुआ? इसके लिए जो होगा 0.906, ठीक है, इसके लिए जो होगा 0.916। बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, ये इनके क्या है, मान, ये इनके क्या है, ये वैल्यू है जे का। क्लियर हुआ? जे का। अब देखो लेते कितना है, ये लेते कितना है, ये जो जेसी का मान लिखा गया 0.866, वो 0.86 ना लेकर के 0.86 ना लेकर के वो लेते हैं 0.87। कितना ले लेते हैं? 0.87। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गहराई आपको दिया गया है, गहराई आपको दिया गया धर्म की, ठीक है, मान लेते हैं कि धर्म की चौड़ाई दे दिया, धर्म की गहराई दे दिया। अब तुरंत वहां से पूछ लिया, हाँ स्टील का ग्रेड भी दे दिया, मान लीजिए कंक्रीट का ग्रेड भी दे दिया, ठीक है, अब तुरंत वहां से पूछ लिया लीवर आर्म क्या होगा, तो आपको बहुत बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले x
सी का मान निकालिए, एक्स का मान निकालिए, फिर जेड का, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पर धरण की गहराई देखिए, ठीक है, स्टील का ग्रेड देखिए और उसके आधार पर तुरंत यहाँ से जे का मान लेकर के जेड इज इक्वल टू जे इंटू डी, यहाँ से हम जेड का मान बता सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। 0.866 को हमने कहा कि ये 0.87 के बराबर होगा, जबकि यहाँ पर जो लेते हैं 0.9 ले लेते हैं और यहाँ पर जो लेते हैं 0.92 ले लेते हैं, 0.92 ले लेते हैं। कहीं कहीं पर 0.91 से भी आपका ऑप्शन सही होता है। क्लियर हुआ? तो इतना आपको हमारे ख्याल से ध्यान हो गया होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन हम यहाँ पर लिखे हैं कुछ नहीं है, अलग से बनाए भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखा गया है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, या लगभग क्वेश्चन आपका इस पे सॉल्व होता है। हाँ, 0.92 जो है कहीं कहीं पर 0.91 से सॉल्व किए हैं, कहीं कहीं पर 0.92 से सॉल्व किए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान में रखिएगा इसको, इसके आसपास जो भी रहता है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? तो लीवर आर्म इतना है, इसको हमारे ख्याल से आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट कीजिएगा, हमें उसको हम डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जो हम दूसरा देखेंगे वो देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगला हम क्या देखेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस भी रहता है, एमआर इसको हम कहते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे पहले, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये डायग्राम हम बना रहने देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा क्या पर समझते हैं। हमारे पास एक धरन है, सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक धरन है और इस धरन को हमने दो सपोर्ट पर कुछ इस प्रकार से टिकाया है। अब जब इस पर लोड पड़ेगा, जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये धरन क्या करेगा? थोड़ा सा बेंड होगा। कैसे बेंड होगा? ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करता है, कुछ ऐसे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेगा। यहाँ पर है कुछ नहीं, अगर देखना है तो एक रॉड ले लीजिएगा। सरिया जानते हो नहीं जानते हो? ठीक है, स्टील रॉड, वही स्टील रॉड लीजिए और उसी स्टील रॉड से आप देखने को पा जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हुआ, बेंड हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्लियर हुआ? न्यूट्रल एक्सिस का कहाँ पर होगा? ये न्यूट्रल एक्सिस होगा कहीं पर। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? बार बार आप बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाई एक्सिस जहाँ पर ना तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो ना तो कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेंडिंग के पूर्व का जो बिंदु है ये वाला, ठीक है, यह एक क्या होता है? पहले प्लेन में रहता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब बेंड होता है तो ऊपर एक कंप्रेशन फोर्स लगता है। ऊपर क्या लगता है? कंप्रेशन फोर्स लगता है, जबकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है? टेंसाइल फोर्स लगता है, जिसके कारण ये हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनने का प्रयास करता है। ठीक है, ये भी हमारा कुछ इधर की हो रहा है, ये भी हमारा कुछ इधर की हो रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है। क्लियर हुआ? हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि जो ये लोड या स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यहाँ पर लोड की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमने क्या कहा कि ये जो धरन बेंड हो रही है, ये जो धरन बेंड हो रही है, इस धरन को बेंड करने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स यहाँ पर कार्य किया ही होगा। कोई ना कोई फोर्स तो यहाँ पर कार्य किया ही होगा, तभी तो ये बेंड हुआ। तो हम कहेंगे बिल्कुल फोर्स कार्य किया होगा। तो हम कहेंगे कि धरन हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड हो रहा है। कैसे बेंड हो रहा है? कुछ इस प्रकार से बेंड हो रहा है। और जब इस प्रकार से बेंड हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक फोर्स इधर की ओर कार्य किया होगा और एक फोर्स आपका इधर की ओर कार्य किया होगा, और यही दोनों क्या करते हैं? इसको कुछ इस प्रकार से घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से हम इधर की अगर बात करेंगे तो ये फोर्स हमारा कुछ इस प्रकार से कार्य किया होगा, या तो ये इनको घुमाया होगा और या तो ये इनको घुमाए होंगे। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? ध्यान से यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, बगैर फोर्स के तो ये बेंड कर नहीं रहे हैं। अब फोर्स लगा होगा
उसी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, कुछ बेंड हो रहा है। हमने कहा कि यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया और वो फोर्स हमारा कुछ इस प्रकार से हमको घुमा रहा है, चाहे ये फोर्स घुमाए और चाहे ये आपका फोर्स इधर से ये वाला घुमा दे, चाहे दोनों फोर्स घुमा सकते हैं। अब बात यह आती है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो इस फोर्स को हमने ले लिया क्या, Fc, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इसलिए इस फोर्स को हमने क्या ले लिया, Ft, और यही हमारा इधर भी होगा। बता रहे क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब बात यह आती है कि जो फोर्स के कारण बेंडिंग हो रहा है, फोर्स के कारण जो बेंडिंग हो रहा है उसको हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक छड़ है और हमने यहाँ पर क्या किया, एक फोर्स लगाया और फोर्स के कारण इसको हमने क्या किया, बेंड कर दिया। क्लियर हुआ। फिर दूसरा देखो क्या है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक छड़ थी, इस छड़ पर हमने फोर्स लगाया लेकिन ये बेंड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स रेजिस्ट कर दिया जा रहा है किसी के द्वारा। तो कौन रेजिस्ट करता है, हम कहेंगे फोर्स को जो रेजिस्ट करता है वो करता है स्ट्रेस। फोर्स को रेजिस्ट कौन करता है, स्ट्रेस करता है। अब देखो यहीं पर हमने कहा कि ये फोर्स क्या कर रहा था, इसको घुमाने का प्रयास कर रहा था। हम कहेंगे कि अब यहीं पर ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यदि फोर्स जनरेट कर दिया जाए, ये फोर्स क्या कर रहा था, इसको बेंड करा रहा था। हमने कहा कि इसी के अपोजिट डायरेक्शन में यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स जनरेट कर दिया जाए तो ये धन यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स यहाँ पर शून्य हो जाएगा। जब ये फोर्स यहाँ पर शून्य हो गया भाई इधर भी क्या होगा, इधर भी हम क्या करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड परंतु अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रलाइज। और जब फोर्स हुआ न्यूट्रलाइज तो ये धन यहाँ पर बेंड नहीं करेगा। क्लियर हुआ। हमने जितना फोर्स लगाया इसको बेंड करने के लिए, उस फोर्स को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो। जब कोई फोर्स ही नहीं लगा तो ये सेक्शन क्या यहाँ पर बेंड होगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, जैसे पहले था वैसे ही रह जाएगा। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, कंक्रीट का स्ट्रेस, और ये हमारा किसका स्ट्रेस हुआ, स्टील का स्ट्रेस हो गया। बता क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेस का अगर परिभाषा और उसके बारे में देखेंगे तो दोनों अलग अलग होता है। समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा कि फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में जो विरोधी प्रतिबल जनरेट या विरोधी फोर्स जनरेट होता है या रेजिस्टेंट फोर्स जनरेट होता है उसे को हम स्ट्रेस भी कहते हैं। क्लियर हुआ से। तो ये स्ट्रेस क्या करेगा, ये स्ट्रेस क्या करेगा, ठीक है, ये भी इनको कुछ इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करेगा। पहले बीम कुछ इस प्रकार से घूम रही थी, बीम कैसे घूम रही थी, इस प्रकार से, लेकिन जब स्ट्रेस जनरेट हुआ तो ये कुछ इस प्रकार से घुमाना जनरेट कर दिया। अर्थात ठीक है, जब इसमें मोमेंट हो रहा था तो ये बेंडिंग मोमेंट कुछ इस प्रकार से इनको घुमा रहा था। बेंडिंग मोमेंट कैसे घुमा रहा था, कुछ इस प्रकार से घुमा रहा था। लेकिन जब स्ट्रेस के कारण मोमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा है और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। बेंडिंग मोमेंट लोड के कारण या फोर्स के कारण हो रहा था जो कि धन को बेंड कर दे रहा था। ठीक है, परंतु जब हमने कहा कि इस फोर्स को न्यूट्रलाइज कीजिए, इसका मतलब फोर्स का विरोधी बल यहाँ पर कार्य किया और उसको हमने कह दिया स्ट्रेस। ठीक है, अब इस स्ट्रेस के कारण ठीक है भी एक मोमेंट जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बताओ क्लियर हो। दोनों में मतलब समझ में आ गया है। बेंडिंग मोमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। फोर्स आगे ढकेलता है, स्ट्रेस उसको प्रतिरोधित करता है। क्लियर हुआ। बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, उसको बेंड कराता है, जबकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करता है कि उस बेंडिंग को न्यूट्रलाइज करता है, अर्थात बेंडिंग ना होने दे। तो हमने दोनों केस यहाँ पर दिखा दिए हैं। फोर्स बेंड कराएगा जबकि स्ट्रेस बेंड नहीं कराएगा, अर्थात मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग के ही ठीक है इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, परंतु डायरेक्शन जो होती है इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। क्लियर हुआ। बेंडिंग मोमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, परंतु दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बता रहे क्लियर हुआ। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये भाई साहब इनको यहाँ से घुमा रहे थे और ये इनको यहाँ से घुमा रहे थे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बता रहे क्लियर हो नहीं। यहाँ से
बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, TANCE, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सामान्यतः स्ट्रेस के द्वारा होता है, जबकि ये सामान्यतः किसके द्वारा होता है, ठीक है, फोर्स या लोड के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये लोड के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, लोड के कारण होता है, जबकि ये किसके कारण होता है, स्ट्रेस, ठीक है, क्लियर हो नहीं यहाँ से। अब लोड में आप लोग पढ़े होंगे 100 ओम में WL²/8 WL²/2 पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ये सब क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, जबकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बता क्लियर हो नहीं यहाँ से, इतना हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देखते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दो केसों में होता है, दो केसों में होता है। जैसे आप कल वाले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेक्शन में, अंडर रेनफोर्स, बैलेंस और ओवर रेनफोर्स, क्लियर हो। अब बात यह है कि इन तीनों से हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते हैं। अंडर रेनफोर्स में आपने देखा था, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आपने देखा था कि स्टील आपका फेल कर रहा था, क्लियर हो, स्टील आपका फेल कर रहा था। तो हम कहेंगे जब स्टील फेल कर रहा है तो हम जो डिजाइन करेंगे वो स्टील के आधार पर करेंगे, अर्थात हम कहेंगे भैया इसमें EST के आधार पर या स्टील के आधार पर डिजाइन किया जाएगा, क्लियर हो, क्योंकि जो फेल कर रहा है उसी को हमें सेव करना है, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, एक कंक्रीट है और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टील है। ये कह रहा है हम फेल कर जाएंगे, ठीक है, ये कह रहा है कि हम अभी नहीं फेल करेंगे। तो हम किसके आधार पर डिजाइन करेंगे, इनके आधार पर डिजाइन करेंगे, अर्थात हम कहेंगे कि जब अंडर रेनफोर्स हो तो डक्टाइल फेलियर हो रहा था। कौन सा फेलियर हो रहा था, डक्टाइल फेलियर हो रहा था। अब डक्टाइल फेलियर में हम कहेंगे कि स्टील सबसे पहले खत्म हो रहा था, अर्थात स्टील सबसे पहले मर रहा था। तो ऐसे स्थान पर हम कहेंगे कि स्टील के आधार पर डिजाइन किया जाएगा, अर्थात टेंसाइल फोर्स को हम घुमाएंगे, क्लियर हो, टेंसाइल फोर्स को घुमाएंगे। दूसरा बैलेंस सेक्शन, जब बैलेंस सेक्शन की हम बात करेंगे तो बैलेंस सेक्शन हम कहेंगे क्या कि कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल कर रहा है, अर्थात आप किसी के आधार पर भी ले सकते हैं। जब हम ओवर रेनफोर्स की हम बात करेंगे तो ओवर रेनफोर्स में हम कहेंगे क्या कि ओवर रेनफोर्स में सामान्यतः कौन फेल करता था, कंप्रेशन फेलियर होता था, इसलिए हम कंप्रेशन फोर्स के आधार पर सॉल्व करते हैं। बताइए क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो हम एक एक करके हम डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स यहाँ पर हम देखते हैं, फोर्स में दो फोर्स हमारे पास हुआ था, एक हुआ था कंप्रेशन फोर्स और दूसरा हमारा क्या हुआ था, टेंसाइल फोर्स। एक हमारा था FC और दूसरा हमारा क्या था, FT, क्लियर हुआ। फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। हमें फोर्स की बात करना है तो स्ट्रेस इनटू क्या हो जाएगा, एरिया, क्लियर हुआ। अब देखो FC का मान निकालना है, स्ट्रेस इनटू एरिया होगा। हम कहेंगे कि कंप्रेशन जोन का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो कंप्रेशन जोन का एरिया ये है, इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है वो चौड़ाई मान लेते हैं कितना है, B, और यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है इसकी हमारी कितनी है, X, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ठीक है, B इंटू X, B इंटू X, ये हमारा हो गया क्या, एरिया। अब कंप्रेशन जोन में स्ट्रेस की बात करते हैं, कंप्रेशन जोन में स्ट्रेस की बात करते हैं तो कंप्रेशन जोन में टोटल कंक्रीट है। कंक्रीट में दो प्रकार के स्ट्रेस हो रहा है, एक हो रहा है 0, दूसरा हमारा कितना हो रहा है, सिग्मा CB। इसलिए हम दोनों का औसत लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा CB प्लस 0/2, और यहाँ से हम FC का मान निकालेंगे और ये आएगा BX सिग्मा CB, और भाई कितना हो जाएगा 2। ये हमारा किसका मान आ गया, FC का। जब हम FT की बात करेंगे तो वही चीज हमारा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्टील में स्ट्रेस होगा वो स्टील में स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा S2, ठीक है। यहाँ पर है कंक्रीट, यहाँ पर कौन है, कंक्रीट, जबकि हम जानते हैं क्या कि टेंसाइल जोन में कंक्रीट किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को बियर नहीं करता, कंक्रीट, ठीक है। टेंसाइल जोन में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बियर नहीं करेगा, स्ट्रेस केवल कौन बियर करेगा, स्टील बियर करेगा। तो कंक्रीट तो इसमें नगण्य, टेंसाइल जोन में कंक्रीट क्या है, नगण्य है। हमारा बच कौन रहा है यहाँ पर, स्टील, और ये स्टील यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट करा रहा है, फोर्स भी यहीं पर होगा। तो हम कहेंगे
कि स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस और गुणे स्टील का एरिया। अब स्टील में जो स्ट्रेस है सिग्मा एस टी ही है, यहाँ पर जो है कंक्रीट का स्ट्रेस है 0, जबकि यहाँ पर स्टील है, स्टील हमारा यहीं पर होगा, जबकि अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, केवल हम स्टील के स्ट्रेस को लेंगे और यहाँ पर जो स्टील का स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा एस टी। अगर एरिया की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ, ठीक है, स्टील इन टेंसाइल जोन। बता क्लियर हो। एफ टी की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो एफ टी आपका ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी मिल गया। बता क्लियर हो नहीं यहाँ। अब देखो, या तो कंप्रेशन फेलियर होगा, या तो टेंशन फेलियर होगा, और या तो कंप्रेशन और टेंशन दोनों फेलियर होगा। क्लियर होगा यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पर भाई, या तो कंप्रेशन फेलियर होगा, अभी हम कल के सेशन में देखे थे, या तो कंप्रेशन फेलियर होगा, या तो टेंशन फेलियर होगा, या तो दोनों एक साथ फेलियर होगा। हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, स्पेस कम है, पहले हम टेंशन फेलियर की बात कर लेते हैं। टेंशन फेलियर, जब हम टेंशन फेलियर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इसमें स्टील फेल कर रहा है, अतः इसी फोर्स को आधार पर हम बेंडिंग मोमेंट का मान निकालेंगे। और ऐसे हम बात करेंगे, हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो भी आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है ना, होता है। तो हमने कहा कि जो मोमेंट होगा वही हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होगा, जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है वही हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो भी एम आर टी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल जोन, जो भी होगा ये होगा एफ टी इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, जेड, अर्थात यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, जेड। क्लियर यहाँ से। अब डायरेक्ट हम इसका मान रखेंगे, और यहाँ से जो आपका मान आएगा एम आर टी इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू जेड, और जेड इज इक्वल टू अभी आप ऊपर देखे थे, ठीक है, जेड इज इक्वल टू अभी आप ऊपर देखे थे जे सी इंटू में क्या, डी। बता रहे क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टेंसाइल फेलियर। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। कहाँ पर यूज किया जाएगा ये, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। ये कहाँ के लिए है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हम कहेंगे कि टेंसाइल फेलियर लिया जाएगा, और टेंसाइल फेलियर जो भी होगा एमआरटी इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। बता भी क्लियर हो। तो ये आपका क्या हो गया, टेंसाइल फेलियर। अब इसी के बाद हम देखते हैं क्या, कंप्रेशन फेलियर। इसी बाद हम क्या देखते हैं, कंप्रेशन फेलियर। कंप्रेशन फेलियर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्रेशन फेलियर भी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर हमने देखा था कंप्रेशन टेंसाइल फेलियर में, टेंसाइल फेलियर हमने कहा कि जो भी लोड था टेंसाइल लोड हमने लिया था, और उस टेंसाइल लोड को हमने लीवर आर्म से गुणा कराया था, क्योंकि ये सिग्मा एस टी कुछ इस प्रकार से इनको घुमा रहा था। क्लियर हो। अब देखो, जब हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो ये कंप्रेशन फोर्स भी कुछ इस प्रकार से घुमाएगा, अर्थात अभी भी डिस्टेंस यहाँ पर कितना लिया जाएगा, जेड लिया जाएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्रेशन फेलियर। क्लियर हुआ। हम यहाँ पर बात करेंगे इसका कंप्रेशन फेलियर, कंप्रेशन फेलियर। जब कंप्रेशन फेलियर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि एम आर सी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू आएगा आपका एफ सी इंटू, ठीक है, लीवर आर्म इंटू, अर्थात लीवर आर्म में बराबर क्या है, जेड। और यहाँ पर जब हम एफ सी की बात करेंगे तो एफ सी का मान आपको यहाँ पर पता है, एम आर सी इज इक्वल टू आपका आएगा बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, जेड। और जेड इज इक्वल टू आप जानते हो, जेड इज इक्वल टू क्या जानते हो, ठीक है, जे सी इंटू डी, अर्थात एम आर सी इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं डी माइनस एक्स अपॉन 3। ये भी तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। बता क्लियर हो नहीं यहाँ से। तो हम कहेंगे हाँ ये भी होगा, हमने जेड का ही मान रख दिया है। इस जेड के स्थान पर जे इंटू डी भी रख सकते हो, जहाँ पर जे का मान स्टील के ग्रेड के आधार पर लिया जाता है। बता क्लियर हुआ हमारे ख्याल से। इतना हमारे ख्याल से कंफर्म हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके तुरंत बताइएगा। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कंसेप्ट और देखते हैं, क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका उठा है
कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते समय कौन सा फोर्स गुणा किया जाता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते समय कौन सा फोर्स लिया जाता है, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी होगा ये दोनों के लिए होगा, फिर चाहे वहां पर कंप्रेशन फोर्स हो और फिर चाहे वहां पर टेंसाइल फोर्स। क्लियर हो नहीं हुआ भाई, ये भी हमारा क्या होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये भी हमारा क्या होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बता रहे क्लियर हो नहीं हुआ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है या तो कंप्रेशन फोर्स के कारण होगा या तो टेंसाइल फोर्स के कारण होगा। और ये कहां से देखेंगे हम, वही अंडरलाइन फोर्स है, बैलेंस है कि ओवरलाइन फोर्स है। क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। अब ये जो यूज किया जाता है, ये जो यूज किया जाता है ओवर रैन फोर्स सेक्शन के लिए यूज करते हैं, और ये जो यूज करते हैं अंडर रैन फोर्स सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ, ये ओवर रैन फोर्स सेक्शन के लिए होगा और ये अंडर रैन फोर्स सेक्शन के लिए होगा। ठीक है, एफ सी इंटू जेड कंप्रेशन फोर्स सब यहाँ पर हमने कर लिया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या है, फिर देखो यहाँ पर क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं ORS मतलब ओवर रैन फोर्स सेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि कंप्रेशन फेलियर हो रहा था। कौन सा फेलियर हो रहा था, कंप्रेशन फेलियर हो रहा था और इसमें डक्टाइल फेलियर हो रहा था। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला हम क्या कह सकते हैं, अगला यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, नहीं अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये तो हमारा मिल गया। अगर बैलेंस सेक्शन है तब क्या होगा, बैलेंस सेक्शन अगर में है तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन जो होता है, बैलेंस सेक्शन जो होता है हम कहेंगे ये दोनों में हो सकता है, चाहे इधर हो और चाहे इधर, मतलब दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेशन जोन से भी और टेंसाइल जोन से, भाई वही चीज है। ठीक है, एक बड़ा भाई था, एक बीच वाला, एक छोटा। ठीक है, छोटे ने अपना अलग कर लिया, बड़े ने अपना अलग कर लिया। अब बीच वाला क्या है, दोनों स्थान पर जाकर के खाना पीना खाएगा, यहाँ भी वहां भी। क्लियर हुआ, तो ये चीज यहाँ पर भी है। ओवरलैप फोर्स अगर रहेगा कंप्रेशन फेलियर, अंडरलैप फोर्स रहेगा टेंसाइल फेलियर। अगर बैलेंस सेक्शन है तो कहेंगे दोनों में से किसी भी एक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बता रहे क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना हमारे ख्याल समझ में आ गया है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ, अब हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था अभी क्या आया था, MRC इज इक्वल टू BX सिग्मा CV/2 और इनटू में आपका क्या था Z। चूंकि हम जानते हैं MR इज इक्वल टू मान लेते हैं BX सिग्मा CV/2 और इनटू में क्या है Z, इसी को हम बढ़ा रहे हैं। तो MR इज इक्वल टू B इंटू सिग्मा CV/2 और इनटू में हमने कहा x को लिख सकते हैं k इंटू डी और z को हम लिख सकते हैं j इंटू डी। बता रहे क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम बात कर सकते हैं mr की। तो mr इज इक्वल टू क्या होगा, mr इज इक्वल टू क्या होगा k इंटू जे इंटू सिग्मा CV और पूरे का बटा 2। बता रहे क्लियर हो नहीं हुआ, ठीक है। किसका किसका नाम मिल गया, k j सिग्मा CV और बटे 2। अब क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बच रहा है आपका BD²। अब MR इज इक्वल टू QDD², इसको हम कहते हैं, जहां पर Q इज इक्वल टू आपका क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू K इंटू J इंटू सिग्मा CV/2। अब बता भाई, अगर Q का मान निकालना हो तो निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। K का मान J का मान रखिए, ये स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करेगा और सिग्मा CV तो आपको कंक्रीट का ग्रेड दिया ही रहेगा। अब बता भाई Q का मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, Q का मान निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो MR इज इक्वल टू QBD², ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ रहा है, फ्री में पूछ रहा है तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। वहां पर क्या बोला भाई, एक घन है, इसकी चौड़ाई 250 mm ले लीजिए, इसकी गहराई 560 mm ले लीजिए, ठीक है। Fe 415 ग्रेड का स्टील तथा M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज की गई है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। हम कहेंगे चौड़ाई पता है, गहराई पता है, ओवरऑल डेप्थ पता है, अगर हमें तो हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। अगर इफेक्टिव डेप्थ हमें पता है तो ओवरऑल डेप्थ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंक्रीट का ग्रेड और स्टील के ग्रेड के आधार पर हम Q का मान निकालेंगे और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका मान रख सकते हैं। बता रहे क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम Q का मान लिख देते हैं। Q का मान यहाँ से लिखिए
क्यू का जो भी मान आएगा, क्यू का जो भी मान आएगा इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक तरफ हम लिख देंगे एफ सी के, एक तरफ हम लिख देंगे क्या, एफ सी के, और इधर इस साइड में जो होगा आपका वो होगा हमारा एफ वाई, क्लियर हो, चाहे इधर लिख लीजिए एफ वाई, चाहे इधर लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों ही चीज है। अब देखो एफ सी के में क्या क्या होगा, तो हम कहेंगे एम 15 होगा, फिर एम 20 होगा, और फिर एम 25 हो जाएगा, क्लियर हो नहीं यहाँ से। अब एफ वाई में देखिए, एफ वाई में हम किसको किसको ले रहे हैं, एक 250 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एक 250 हो गया एफ वाई या एफ ई जो भी है, दोनों सही है। दूसरा हमारा हो गया 415 और तीसरा हमारा क्या होगा यहाँ पर 500, ठीक है। हम क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम केवल क्यू का मान दिखा रहे हैं, ठीक है, क्यू का मान कहाँ पर लिखने भाई, यहीं पर हम दिखा रहे हैं क्यू, क्यू का मान, क्लियर हो, ठीक है। अब देखो M15 एफ 250, M15 एफ 250 के आधार पर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आएगा 0.85, क्लियर हुआ। किसी किसी बुक में इसको 0.87 भी दिया गया है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से इसको आप सही कर सकते हैं, क्लियर हुआ। M15 के लिए 0.85, M20 के लिए 1.22, M25 के लिए 1.47, ठीक है। एफ वाई 250 है, लेकिन ये 15, 20, 25 इसके आधार पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, कहीं के ऊपर 0.87 भी दिया रहता है, क्लियर हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा कैलकुलेटर तो हमारे पास है नहीं, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। एफ वाई 250 के लिए के का मान कितना रखते हैं, 0.4 रखते हैं, ठीक है। फिर जे का मान कितना रखते हैं, ठीक है, जे का मान 250 के लिए कितना लेते हैं, हम कहेंगे 0.87 ले लेते हैं, और सिग्मा से भी ये हम 15 का 5 उठा के रख देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, क्यू का मान आ जाएगा वहां से, क्लियर हुआ। अब उसी प्रकार से 415 में देखते हैं, 415 में यम 15 की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे 0.65, इसका होगा जो 0.913, यम 25 की अगर हम बात करेंगे हम कहेंगे 0.80, ठीक है। ये भी हमारा किसका मान है, क्यू का, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे, एक मिनट रुके, 415 का है, 415 में 0.65, 0.91, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर देखिए इसका जो मान होगा 1.125, क्लियर हुआ। यम 25 और 415 के लिए जो भी होगा क्यू का मान 1.125 ले जाता है। अब हम 500 की बात करते हैं, एफ 500 में यम 15 की अगर हम बात करेंगे हम कहेंगे 0.57, 0.57, सही से लिखते हैं थोड़ा सा, 0.57, क्लियर हुआ। अगला जो होगा 0.80, 0.97, ये हमारा क्यू का मान है, ठीक है। एफ वाई का मान धर दिया गया है, एफ सी का मान धर दिया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, प्री में आपके बहुत ही काम आते हैं, क्लियर हुआ। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, निकालना अगर चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल के भी आप वैल्यू लिखिएगा, इसी के आसपास वैल्यू आएगी, क्लियर हुआ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हमने देख लिया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन से फोर्स के आधार पर किया जाता है, चाहे वो कंप्रेशन फोर्स हो, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो, दोनों के आधार पर किया जाता है, क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो हमारे ख्याल से कर लिए हो, इसको कर ले, ठीक है। अगला हम देखते हैं डेप्थ ऑफ बीम, मान लीजिए अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, डेप्थ ऑफ बीम में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे हम यही से उठा रहे हैं, हम ये उठा रहे हैं, ठीक है, डेप्थ ऑफ बीम, यही से हम निकाल रहे हैं क्या, डेप्थ ऑफ बीम। जब हम डेप्थ ऑफ बीम की बात करेंगे तो हम कहेंगे यही उठाइए, ये D इक्वल टू आएगा यम आर अपान क्यू इंटू बी, बता भाई आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, स्ट्रेस अगर पता है तब तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल ही सकते हो, क्यों नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस नहीं पता है, केवल लोड पता है, तब आप कैसे निकालोगे, तो हम कहेंगे भैया निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, और उसी बेंडिंग मोमेंट को हम जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और वही बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बराबर करेंगे और हम तुरंत यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, स्मॉल टी का। और जब स्मॉल टी आ गया तो हम कहेंगे कि ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू कवर और प्लस इसे हम कर देंगे क्या, इफेक्टिव डेप्थ, और इसके आधार पर हम ओवरऑल डेप्थ निकाल लेते हैं। बता क्लियर हुआ? इतना हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कीजिएगा तुरंत। ठीक है, आपको आंसर आपके मिलेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लीवर आर्म ये भी हो गया है। अगला हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। अगला हम क्या देखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील, ये परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी मिल जाए। जहाँ से आप यहाँ क्वेश्चन डिजाइन भी होते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। हम यहाँ पर डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर डेरिवेशन कराएंगे। आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट लास्ट वाला पॉइंट वही याद कर लेना, और डेरिवेशन अगर ठीक है जरूरी है तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील। ये परसेंटेज ऑफ स्टील होता क्या है? हमने कहा कि हमारा सेक्शन है। ठीक है, अब इस सेक्शन की जो चौड़ाई है बी, यहाँ पर हमने कुछ स्टील डाल दिया है। यहाँ पर हमने कुछ स्टील डाल दिया है, पता नहीं है कितना है। एरिया मान लेते हैं कितना है, AST मान लेते हैं। एरिया कितना है, AST है। ठीक है, स्टील कितना है अब बार पर निर्भर करेगा, बार के डायमीटर पर निर्भर करेगा। ठीक है, चूंकि AST जो होता है वो होता है π/4 इंटू 5 का स्क्वायर गुणे n, जहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार और 5 इज इक्वल टू डाया ऑफ बार। क्लियर होना से कौन सा बार, मेन बार जो यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो हमें क्या दिखाना है, परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट स्टील इसमें पड़ा है। हम कहेंगे कितना परसेंट स्टील इसमें पड़ा है, तो हम कहेंगे कि एकांक सेक्शन में डाली गई स्टील का क्षेत्रफल, एकांक सेक्शन में डाला गया स्टील का क्षेत्रफल ही इस्पात का प्रतिशतता कहलाता है। और ध्यान समझना है यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वाली गहराई कितना है, स्मॉल डी। ये कवर रहता है, कवर कौन ज़्यादातर टेंशन में निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसका यूज यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अपन क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है कहेंगे क्या कि एकांक क्रॉस सेक्शन में, एकांक क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, पर यूनिट एरिया में जितने भी स्टील का क्षेत्रफल पड़ा है उसी को हम कहते हैं क्या, स्टील का परसेंटेज। अर्थात ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में स्टील के एरिया को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील। और ये प्रतिशत में दिखाया जाता है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, गुणे 100। बराबर क्लियर हो रही यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पी परसेंटेज का माना जाता है, पी परसेंटेज का माना जाता है। ठीक है, अर्थात हम यहाँ से अगर AST की बात करें तो AST इक्वल टू क्या आएगा, तो P इंटू B इंटू D और अपान में कितना हो जाता है 100, और समीकरण हमने इसको मान लिया क्या 1। बराबर क्लियर हो। एकांक क्रॉस सेक्शन में पड़ा स्टील का क्षेत्रफल परसेंटेज ऑफ स्टील कहलाता है। क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, हमने यहाँ से इसको देख लिया और समीकरण हमने क्या मान लिया यहाँ पर 1 आ गया। अब बात यह आती है कि अगर हम कहें कि बैलेंस सेक्शन अगर है, हमारे पास बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन को हम क्यों लेते हैं बार बार, तो हम वहाँ पर कहेंगे क्योंकि यह इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल मेन चीज है, पैसा सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, उसी को हमें क्या करना है, सेव करना है। लेकिन अब इतना भी ना खा लिया जाए कि सेक्शन बनने के तुरंत बाद क्या हो, फेल हो जाए। तो ऐसे कंडीशन कहेंगे बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं। और जब बैलेंस सेक्शन की हम बात करते हैं हम कहेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन। अब बैलेंस सेक्शन के लिए हम कहेंगे क्या कि जो भी कंप्रेशन फोर्स होगा वो टेंसाइल फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। जो भी कंप्रेशन फोर्स होगा वो टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा। तो ऐसे केसों में हम कहेंगे क्या, ऐसे केसों में कहेंगे क्या, हम इधर मिटा रहे हैं, इस बात को है लिख लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए हम कहेंगे क्या कि कंप्रेशन फोर्स और
टेंसाइल फोर्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम ऊपर देखे थे कि कंप्रेशन फोर्स क्या होगा और टेंसाइल फोर्स क्या होगा। कंप्रेशन फोर्स में Bx सिग्मा Cv बाई 2 और टेंसाइल फोर्स में आपने देखा था AST इंटू सिग्मा ST। यहाँ पर हमें AST का मान निकाल लेते हैं और AST इज इक्वल टू आएगा Bx सिग्मा Cv बाई 2 इंटू सिग्मा ST और इसको हमने क्या मान लिया समीकरण नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से जब हम बात करेंगे यहाँ पर कहेंगे इसका मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, चाहे दोनों को बराबर कर दीजिए और जब बराबर करेंगे तो PBD अपान 100 इज इक्वल टू Bx सिग्मा Cv अपान 2 इंटू सिग्मा ST यह रहता है। यहाँ से हमें P का मान निकालना है, ठीक है। एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100x सिग्मा Cv अपान 2 इंटू सिग्मा ST, ठीक है। ये 2 से हम खत्म कर देते हैं और इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50x सिग्मा Cv। क्लियर हुआ। इसको भी हम यहाँ पर अंडर इसको भी डिब्बे में पैक करते हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे हम देख रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं हम जानते हैं जब हम न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां से भी हमने कुछ देखा था कि सिग्मा Cv अपान x इज इक्वल टू सिग्मा ST अपान m और ये आपका होता है d माइनस एक्स। क्लियर। तो यहाँ से अगर हमें सिग्मा Cv अपान सिग्मा ST मिल जाए तो हम कहेंगे x अपान m और d माइनस एक्स ये हो जाएगा। मतलब क्लियर होगा यहाँ से। तो ये वाला मान उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे 3। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। P इज इक्वल टू 50x अपान सिग्मा ST अपान सिग्मा Cv क्या हो जाता है R। ये भी हमारा 1% स्ट्रेस का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि R हमारा क्या है स्ट्रेस रेशियो होता है, सिग्मा ST अपान सिग्मा Cv होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से भी हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। अब इसी को हम यहाँ से उठा के रखेंगे, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर उठा के रखेंगे। हाँ, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चूंकि R इज इक्वल टू सिग्मा ST अपान सिग्मा Cv। क्लियर हुआ। अब वही 3 से इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा कुछ P इज इक्वल टू 50x, ठीक है। सिग्मा Cv और सिग्मा ST के स्थान पर ये लिखा जाएगा गुणे x अपान m d माइनस एक्स। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। एक मिनट रुकिए, d यहाँ पर ये वाला लिखा नहीं गया है, ये d आपका नीचे चला जाएगा अर्थात d सिग्मा ST हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये dr। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमारा d भी रहेगा, d इंटू इतना हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 50x स्क्वायर अपान md d माइनस एक्स। बताइए क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। ये आपका बना। अब यहाँ से हम देख कर रहे हैं कि इसी को हम और आगे अगर मान लीजिए तोड़ना चाहें, कई फार्मूला बन रहा है, जहां जहां पर डिब्बा पैक किया गया है उतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। जब इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, वही इक्वेशन नंबर 3 से ही बात कर रहे हैं। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से ही हम देख रहे हैं। फिर से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से हम फिर देख रहे हैं। हम कहेंगे P इज इक्वल टू 50, x को हम तोड़ देंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा k इंटू डी और फिर हो जाएगा आपका सिग्मा Cv अपान, ठीक है, d इंटू सिग्मा ST। d से d कैंसिल हो गया 50 k इंटू सिग्मा Cv अपान सिग्मा ST। यहाँ से भी एक फार्मूला आपका बन गया है। ज़्यादा क्लियर हुआ। तो कई प्रकार के हमने फार्मूले देखे हैं परसेंटेज ऑफ स्टील का, ठीक है। अलग अलग इनका सबका यूज होता है। अब आप देखिएगा प्री में एग्जाम में, ठीक है, चाहे प्री का हो चाहे जो एग्जाम क्वेश्चन हो, आप वहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है, उसी के आधार पर आप तुरंत क्या कीजिएगा इनका फार्मूला लगाइएगा। इसी फार्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ, ठीक है। इतना हमारे ख्याल से आप देख लिए होंगे। अब इस P का मान भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर P पता चल गया तो क्या हम AST का मान नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमें P पता है और हमें AST का मान निकालना है तो हम जानते हैं क्या
ठीक है, कि P इज इक्वल टू होता है कितना आपका AST गुणे 100 अपान B इंटू डी। और यहाँ से आप AST का तुरंत मान निकाल सकते हैं, P इंटू B इंटू डी अपान में कितना 100, तुरंत यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा मान लीजिए x का मान निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टील दिया गया है, क्योंकि अभी हम आगे डेरिवेट करेंगे कि दर्शाइए परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ने से उसके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर क्या प्रभाव पड़ता है। परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ने से उसके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम इसके बाद तुरंत देख रहे हैं। लेकिन पहले हम P का मान लिख लेते हैं, ठीक है। अगर P का मान हमें मिल जाए हम AST तुरंत दिखा सकते हैं। ये P का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे K अर्थात स्टील के ग्रेड पर, और सिग्मा सी मतलब क्या, कंक्रीट के ग्रेड पर, अर्थात कंक्रीट और स्टील दोनों के ग्रेड पर यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर हुआ, कंक्रीट और स्टील दोनों के ग्रेड पर बात करेंगे, ठीक है। तो P का मान लिख लेते हैं थोड़ा सा। P, ठीक है, दो इसमें भी देख रहे हैं, AP 415 और AP 500, दोनों के आधार पर हम जो है देख लेते हैं। यहाँ ऐसा कीजिए, वही टेबल बना लीजिए, टेबल ही बना लीजिए। यहाँ से कुछ इस प्रकार से FY और यहाँ पर क्या होगा FCK। चलो ठीक है, FY और FCK यहाँ पर हम देख लेते हैं। और FY की अगर हम बात करेंगे तो एक हो जाएगा 250, 415, 500। FCK की अगर हम बात कर लेते हैं M15, M20, M25। क्लियर बात, ठीक है। अब यहाँ पर हम भरते हैं इनका P का मान है, ठीक है, P परसेंटेज ऑफ स्टील। 250 के लिए अगर हम भरेंगे तो 0.71 15 के लिए होगा, जब 20 के लिए जाएंगे तो 1, 25 के लिए जाएंगे 1.207, ठीक है। अब यहाँ पर 415 के लिए हम देखेंगे, ठीक है, 415 ये हम 15 अगर में है तो 0.31, इसके लिए जो होगा 0.44, इसके लिए जो होगा 0.53। क्लियर हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर 44 रहता है, कहीं पर 43 रहता है, ठीक है। IPS वाले, ठीक है, एक क्वेश्चन में सम ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें 43 के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। 43 चाहे रखिए चाहे 44 रखिए, बहुत सोच में अंतर आता है, कोई अंतर नहीं इतना, ठीक है। उसको आप देख लीजिए, अपने हिसाब से निकाल लीजिए कि चाहे ऊपर जो हम दिखाए हैं, ठीक है। हम 43 कर देते हैं, ठीक है, 43। अब फिर अगर हम लेते हैं 5 वाले में, यहाँ पर आपका आएगा 0. ठीक है 33, 71, 21, 37, ठीक है 0.33, यहाँ पर होगा 0.318, यहाँ पर जो होगा 0.386। क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारे ख्याल से P का मान भी लिख लीजिएगा। P में M15, M20, M25, 250, 415 और 500, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वैल्यू सभी के पता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना सॉल्व कीजिए। अब हम आगे देख रहे हैं नया, ठीक है, नहीं कोई नई हेडिंग नहीं है, परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में बताएंगे, ठीक है। बशर्ते हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बैलेंस सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, ठीक है। मान लीजिए इसे पूछ लिया गया कि बैलेंस सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगा, बैलेंस सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगा। तो बैलेंस सेक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अब देखो बैलेंस सेक्शन आपका दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अगर, ठीक है, IS कोड 475 1978 के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा 456 456, ठीक है, 456 1978 के अंतर्गत जाएंगे तो M15 और FE 250 ग्रेड मिलेगा। अगर
IS कोड 456 सन 2000 की बात करेंगे तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा M20 और FE 415। क्लियर हो नहीं होने से, ठीक है। IS कोड 456 1978 की बात करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा M15 का ग्रेड रहेगा और FE 250 रहेगा। जबकि IS कोड 456 2000 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सिग्मा CB जो रहेगा, ठीक है, अतः जो कंक्रीट का ग्रेड रहेगा वो रहेगा M20 और स्टील का जो ग्रेड होगा FE 415। क्लियर हुआ? तो हम दोनों के आधार पर सॉल्व करेंगे। हम एक सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा आपको खुद करना है। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेक्शन है और इस सेक्शन की चौड़ाई b है तथा इफेक्टिव डेप्थ जो है वो इफेक्टिव डेप्थ मान लेते हैं कितना है इसका d है। यहाँ पर जो स्टील पड़ा है वो मान लेते हैं कितना है AST है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस में M15 और FE, ठीक है, 250। दूसरा आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, M20 और FE 415। इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बैलेंस सेक्शन के लिए हम कहेंगे क्या कि FC बराबर क्या होगा यहाँ पर FT, ठीक है। और ऐसे केसों में कहेंगे कि FC का मान जो आएगा BX सिग्मा CB बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, AST इंटू में क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ST। AST का मान यहाँ से निकाल लेंगे और AST इज इक्वल टू आपका आएगा, ठीक है, BX, हाँ, M15 के लिए सिग्मा CB का मान कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे 5। FE 250 के लिए, ठीक है, सिग्मा ST का मान कितना होगा हम कहेंगे 140। आप पीछे लिखे हो टेबल में हम लिखवाए थे, ठीक है। तो वही उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, BX, ठीक है, X का मान कितना आता है तो हम कहेंगे X इज इक्वल टू जो होता है K इंटू D, और D आपका पता है K का मान इसके लिए कितना हो जाएगा 0.48, अर्थात X इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, D 0.4 D, ठीक है। उठा के यहाँ पर रख दीजिए। जब रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो भी मान आएगा x का उठा के रखिए कितना आ रहा है 0.4, ठीक है, पूरा ऐसे लिखते हैं b गुणे 0.4 और इनटू में d। b x का मान हो गया। सिग्मा CB मान कितना है हम कहेंगे 5, ठीक है। AST मान निकालना, सिग्मा नीचे आ जाएगा, बटे करेंगे 2, सिग्मा ST मान कितना है 140, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कुछ आएगा AST इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा भाई सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, कैलकुलेटर नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी मान आएगा, ठीक है, 0.4 इंटू 5 अपान, ठीक है, 280, और ये जो भी आएगा, ठीक है, BD के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा BD के टर्म्स में आएगा। अब हम इसी को जब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, P इज इक्वल टू 100 AST अपान B इंटू D। यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा, इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 100 गुणे AST का यहाँ पर मान रख दीजिएगा, ठीक है, AST का यहाँ पर मान रख दीजिएगा, जो भी आएगा 0.4 इंटू 5 अपान 280 और इंटू में BD पूरे का बटा BD, और ये भाई साहब यहाँ पर कट जाएंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील आपका 0.7 के आसपास आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हमारे ख्याल से आप इतना सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब उसी प्रकार से, ठीक है, M20 और FE 415 के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो 0.7 हमने कहाँ पर रखा है, क्योंकि अभी आप जो इससे पहले टेबल बनाए थे M15 FE 250 में देखेंगे तो वहाँ पर 0.71 आया था। क्लियर हुआ? जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसके बाद भी कुछ वैल्यू जा सकती है। बता क्लियर हुआ? हमारे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, 0.7 या 0.71, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर के, ठीक है, कारण होता है, ठीक है। अब जब हम M20 और FE 415 के आधार पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसका मान 0.44 के आसपास आना चाहिए। सॉल्व कर लोगे बता भाई, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाने से
ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाने से बीम के न्यूट्रल एक्सिस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, ये हमारे पास वही सेक्शन है कोई, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है बी, यहाँ पर हमने स्टील डाल दिया ए स्टील, ठीक है, इसका एरिया हमने कितना ले लिया ए स्टील, यहाँ से जो इसका डेप्थ है मान लेते हैं कितना है ये स्मॉल डी, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो दूरी है हमारा क्या है एक्स है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि लोड का यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाने से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से। मान के इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले मान लेते हैं, ठीक है, कि कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि P का मान हमने ले लिया, P का मान, ठीक है, हमने ले लिया 0.5, फिर हमने ले लिया 0.7, स्वतंत्र हो 0.9, स्वतंत्र हो कितना भी ले लीजिए, कुल मिला के कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ने से उसके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या, एक फार्मूला पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू 50x² अपॉन md और d माइनस x, बताओ पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कंक्रीट और ग्रेड आपको दिया जाएगा, कंक्रीट भी दिया जाएगा, ठीक है, किस ग्रेड का है, और स्टील का भी ग्रेड आपको दिया जाएगा किस ग्रेड का है। चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर m जो दिया गया है 15 ग्रेड ले लेते हैं, और इसके लिए स्मॉल m जो आता है वो कितना आता है 18, क्लियर हुआ। स्टील में कोई ग्रेड दिया गया है, ठीक है, चाहे जो हो आप दोनों निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम पहले बात करेंगे, पहला केस की हम बात करेंगे तो 0.5 इज इक्वल टू 50x² अपॉन m का मान है 18, d का मान हम यहाँ पर d ही रखेंगे और d माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे x, बता सकते हो। अब क्या हम यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते हैं, x का मान निकाल लीजिएगा इन दोनों को क्या करके ट्रांसफर करके, ठीक है, इसको इधर पक्षांतर कीजिए, इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम x का कुछ मान निकाल सकते हैं, ठीक है, x1 जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा, क्लियर हुआ। इसी प्रकार से, ठीक है, जब हम सेकंड केस की बात करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x1 में, अच्छा अगर आपको दिक्कत है न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर नहीं है, दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख देते हैं 200 और d का मान लिख देते हैं 450। अब बता भाई आप तो सॉल्व कर लोगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड में हमारा t परसेंटेज कितना होगा 0.7 इज इक्वल टू 50x² अपॉन 18, d का मान कितना रख लिया हमने 450 माइनस x, ठीक है, तीर गुणा कराइए, यहाँ से भी x का मान हम निकाल लेंगे। उसी प्रकार से हम थर्ड केस की हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका x2 निकल जाएगा, फिर यहाँ से x3 भी निकल जाएगा, इसी प्रकार से। तो वहाँ पर क्या आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि x1 का मान कम था, फिर x2 का मान बढ़ा, फिर x3 का मान बढ़ा, फिर आगे इसी प्रकार से मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि किसी भी धरण में, ठीक है, या एक निश्चित क्रॉस सेक्शन के लिए अगर हम परसेंटेज ऑफ स्टील का मान बढ़ा रहे हैं तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी वहां पर इंक्रीज होगा, अर्थात परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज होने से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी वहां पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्लियर हुआ। अब उसको हमने यहाँ पर देख लिया है, क्लियर हुआ। आप स्वतंत्र हो, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि आपको दिखाना है बस कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है तो ये सब आप अपने आप से मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो आप चेंज नहीं करोगे। अगर यहाँ पर M15 कंक्रीट पड़ी है, मान लीजिए धरन है, यहाँ पर M15 कंक्रीट पड़ी है, यहाँ पर भी तो M15 ही रहेगा, यहाँ पर भी M15 रहेगा, यहाँ पर भी M15, मतलब पूरे में M15 ही रहेगा। अगर इसकी गहराई हमने ले लिया है 400, तो पूरी की गहराई कितना होगा 400। अगर गहराई आपने चेंज किया, ठीक है, अगर मान लीजिए कि गहराई यहाँ पर आपने चेंज कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये आपका, ठीक है, जो बीम है वो बीम आपका नॉर्मल बीम होकर के ना होकर के, ठीक है, ये सोम के केस में चला जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन बराबर है नहीं बराबर है उसके बारे में हम जो है सोम में बात किए थे, वहां पर आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा है कि परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ने से
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी क्या होती है, बढ़ती है। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए हम सॉल्व नहीं किए हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी इक्वेशन अभी आप लिखे थे आपको श्रीधराचार्य का फार्मूला लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरे का बटा यहाँ पर क्या होगा 2a। अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, चाहे आपका कैलकुलेटर 82 एमएस का हो 82 चाहे 100, माइनस बी प्लस का निशान लगाइएगा, ठीक है, अंडर रूट लगाइएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डबल ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कर देना, डिवाइड का निशान 2 इक्वल कर देना, माना जाएगा। ठीक है, चाहे जो कैलकुलेटर चाहे 991 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 82 का हो, ये चीज आप कर लीजिएगा, वहां से आपका मान आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में आप ऐसे लिखेंगे तो वहां पर आपको एक ही बार में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कई केसेस हमने देख लिया है, न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा, ठीक है, कब बढ़ेगा, जब वहां पर परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाया जाएगा। अच्छा, लोड बढ़ाया जाएगा तब क्या होगा, पिछले क्लास में हमने देखा था, जब लोड बढ़ाया जा रहा है किसी धरन पर तो हम कहेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस की गहराई कम होगा। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाएंगे तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। बता क्लियर हुआ? तो हमने लगभग सारे केसों को हमने देख लिया है। अब हम कल कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद, ठीक है, फिर आपको डिजाइन का यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा बेस बताएंगे, फिर हम लिमिट स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, लिमिट में भी यही पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा, इतना जितना यहाँ पर देखे, फिर इन दोनों का कंबाइंड अध्ययन करके आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ? तब तक के लिए थैंक यू।